Hello students, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our chapter 10 in history class 8. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे कि चैप्टर के नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या हुआ था। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक पोर्शन था हिंदू जो इंडिया की कंट्री बनी थी और मुस्लिम्स जो पाकिस्तान बना था। तो उस टाइम कंट्री में पार्टीशन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ लोग रिफ्यूजी की तरह से एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में आए। वहाँ पे उनके लिए टास्क था कि उन्हें अपना अरेंजमेंट करना है, अपने रहने के लिए अरेंजमेंट करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो इस तरह से बहुत से टास्क थे। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए, कल्चर में भी, लैंग्वेजेस होते हुए भी एक नेशन को कैसे बिल्ड करके रखें। तो इन्हीं क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आज हम हमारा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। तो जो हमारी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि कुछ रिफ्यूज़ी पाकिस्तान से हमारी कंट्री में आए, उनके लिए रहने का अरेंजमेंट करना, और इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी जो कि लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी डिफरेंट है, खाने का तरीका भी डिफरेंट है, कुछ लोग अपने आप को अपर कास्ट लोअर कास्ट बता रहे थे। तो ऐसे में एक नेशन को यूनाइट करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। सेकंड जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कितने टाइम पीरियड में लिखा गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो लीडर्स थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और कैसे उन्होंने पूरी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी सबके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ वर द स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस होने से पहले यहाँ पे राजा महाराजा नवाब से जो रूल करते थे अपनी अपनी प्रोविंसेस में, तो उस टाइम जो हमारी कंट्री थी वो रियासतों में थी, मीन्स बहुत सारे पार्ट में थी। अब इन सब को इकट्ठा करके एक कंट्री बनाना और फिर उनको स्टेट्स में डिवाइड करना, जैसे कि आज हम स्टेट्स देख रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स कैसे बनी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट। अब कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी थी तो गवर्नमेंट के सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए आपने प्लानिंग करनी है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है, कंपनी को इकोनॉमिकली ग्रो कराना है। ये सब कैसे हुआ ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का द नेशन 60 ईयर्स ऑन, कि आज़ादी से लेकर 60 ईयर्स बाद हमारी कंट्री में क्या कंडीशन रही, कैसे हम लोगों ने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको ओवरकम किया, लोगों के जो बिलीफ थे जब हमारी कंट्री फ्री हुई थी, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, कैसे हमने उन सब बिलीफ को झूठा ठहरा दिया, हमने उनसे और अच्छा करके दिखाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। इन अगस्त 1947 जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो बहुत सारे ग्रेट चैलेंजेस जो आए थे हमने फेस किए थे, और रिजल्ट क्या रहा था इंडिपेंडेंस में, हमारी कंट्री पार्टीशन हुआ था जिसकी वजह से 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैड कम इनटू द कंट्री फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान। जो अब पाकिस्तान है वहाँ से हमारी कंट्री में 8 मिलियन रिफ्यूजी आए। तो हमारी गवर्नमेंट के सामने क्या प्रॉब्लम थी कि अब उन लोगों के रहने के लिए होम्स प्रोवाइड कराने हैं, उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करवानी है। देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और जो ऐसे ही जो रियासतें थी उनके सामने भी सेम प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम हमारी कंट्री में 500 ऑलमोस्ट इतनी प्रोविंसेस स्टेट थी, ईच रूल्ड बाय द महाराजाज और नवाब्स जिन्हें वो रूल कर रहे थे। अब उन सब को इकट्ठा करके उनको मनाना और एक नेशन बनाना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क था। The problem of the refugees and of the princely states had to be addressed immediately, और ये वो प्रॉब्लम थी जिन्हें उस टाइम में ही सॉल्व किया जाना बहुत ज़रूरी था। The new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectation of its population। अब कंट्री के सामने
कंट्री ने एक प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करना था कि जो पीपल हैं उनकी होप और एक्सपेक्टेशन को जो वो चाहते हैं वो सेटिस्फाई भी हो। India's population in 1947 was large, almost in 345 millions. It was also divided. अब उस 1947 में हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, 34.5 इट्स पॉइंट, ओके 34.5 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। इट वाज ऑलमोस्ट डिवाइडेड, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में डिवाइडेड थे। देयर वाज डिवीज़न बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, और वहाँ भी जो डिवीज़न था हाई कास्ट और लो कास्ट में बहुत ज़्यादा था। बिटवीन द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस वर ऑल्सो प्रैक्टिस और फेथ्स, और जो डिवीज़न था हाई कास्ट लो कास्ट, रिलीजन के नाम पे भी काफ़ी डिवीज़न था, और जो लैंग्वेजेस थी वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, और जो भी इनके जो वियरिंग स्टाइल थे क्लॉथ्स की, ड्रेसेस पहनने का, वो भी काफ़ी डिफरेंट था। तो इस तरह से एक स्टेट को बनाना, वन नेशन स्टेट बनाना काफ़ी चैलेंजिंग था कि कैसे ये सब पॉसिबल हो सकता था। टू प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। अब यूनिटी की तो प्रॉब्लम थी ही थी, इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम थी डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम थी। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन द विलेजेस। आज़ादी के टाइम हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल थे वो विलेज में रहते थे। तो वो क्या करते थे, अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे फार्मर और पीजेंट हो गए, ये अपनी सर्वाइवल के लिए मॉनसून पर डिपेंड रहते थे। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी, और इसी तरह से जो नॉन फार्म सेक्टर थे उनकी इकोनॉमी वो भी वहीं से बिलोंग करते थे। अगर क्रॉप्स अच्छी नहीं होती थी तो उनको सर्विसेज की इनकम भी नहीं होती थी उनके पास, तो जिसका दूसरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा था, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, चाहे वो स्लम्स एरियाज़ में हैं, इन सब पर इनका इफेक्ट पड़ रहा था। बाबर, कारपेंटर, वीवर्स, इन सब पर भी इफेक्ट पड़ रहा था। And with this, the factory workers lived in crowded slums with little access to the education or health services. और जो कुछ सिटीज़ में फैक्ट्री वर्कर्स थे, क्राउडेड स्लम्स में रहते थे, इनके सामने प्रॉब्लम थी हेल्थ केयर और एजुकेशन की। तो क्लियरली क्या बात हमारे सामने थी, अ न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मास आउट ऑफ द पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। अब कंट्री के सामने चैलेंज था कि जितने भी बहुत सारे पीपल हैं इन सबको पॉवर्टी से बाहर निकालना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है एग्रीकल्चर में, और न्यू जॉब्स प्रोवाइड करानी है लोगों को ताकि वो ग्रो कर सकें। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। अब ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना था कंट्री को। इफ द डिवीज़न बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, अब जो डिवीज़न था ये डिफरेंट सेक्शन में, अगर इसको उसी टाइम रिजोल्व नहीं किया जाता तो बहुत बड़ा वॉयलेंट रूप ले सकते थे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते उस टाइम कंट्री ये सब बियर करने की कंडीशन में नहीं थी। एट द सेम टाइम इफ द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेस ऑफ द पॉपुलेशन। अब चाहते थे कि उसी टाइम में जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट हैं वो सभी लोगों को मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। The rich, the poor, between the cities and the countryside, between region of India that was prosperous and region that lagged behind। तो अब ये था कि जो भी डिफरेंस थे ऐसी पोजीशन में, रिच में, पुअर में, सिटीज़ में, कंट्री साइड एरियाज़ में, इनमें ज़्यादा डिफरेंस हो सकता था, अब इनको कम करना था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे बना, बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949, टोटल 3 ईयर्स ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं इसको राउंड फिगर करके। सम 300 इंडियंस हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स ऑन द कंट्रीज पॉपुलेशन फ्यूचर। तो हमारी कंट्री के जो ऑलमोस्ट 300 इंडियंस थे उन्होंने मीटिंग की अपने एक पॉलिटिकल फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए, और ये जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये हुई थी न्यू दिल्ली में, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी मेंबर्स थे, ये इंडिया के अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से आए हुए थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। दिस डिस्कशन रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में जब इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को।
तो इसका जो फर्स्ट मेन फीचर है दैट इज़ इट्स अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो मेन फीचर है इसका सबसे फर्स्ट वो ये है कि हमारी कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इंक्लूड किया। इसमें क्या होता है कि जितने भी इंडियंस हैं ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज उस टाइम का है जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी और जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो इसमें यही है कि जिनकी एज फर्स्ट ऑफ ऑल 21 वालों को मिला था कि जिनकी एज 21 है। अब करंटली तो हमें पता है जिनकी एज 18 या उससे प्लस है उनको वोट देने का राइट है। तो ये उस टाइम की बात है जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था। उस टाइम में स्टेट्स और नेशनल इलेक्शंस होते थे तो वहाँ पे वोट डालने का राइट सबको दिया गया, सबको दिया गया। अगर हम उस टाइम, ये हमारी कंट्री के लिए एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं उस टाइम में, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, वहाँ पे जो वोटिंग राइट्स थे वो स्टेज बाय स्टेज मिले थे लोगों को। कैसे मिले थे? सबसे पहले तो जो रिच पर्सन होते थे उनको मिलने लगे, फिर जो एजुकेटेड थे उन्हें मिलने लगे, फिर जो वर्किंग क्लास मैन थे उन्हें मिले। यहाँ पे अब हमने एक चीज़ नोट की है, यहाँ भी ओनली मैन है, यहाँ भी एजुकेटेड मैन है, यहाँ भी वर्किंग क्लास मैन है। मतलब उन कंट्रीज़ में जो वोटिंग राइट्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ मैन को दिए जा रहे थे। विमेन को मिलने के लिए काफ़ी स्ट्रगल हुए तब जाके मिला, और हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद ही ये चीज़ इक्वल कर दी गई। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी। अब जो सेकेंड मेन फीचर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट ग्रांटेड इक्वली बिफोर द लॉ टू ऑल द सिटीजन। कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया कि जो लॉ है कानून की नज़र में सभी को इक्वल माना जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन हो उनका। देयर वर सम इंडियंस हु विश दैट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन टू बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम बन रहा था तो उसमें जो कुछ इंडियन नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि अब हम हमारी कंट्री को पूरे को हिंदू स्टेट बना दें। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया कि पाकिस्तान है, वहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, वो एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो जो उस टाइम हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या ओपिनियन दिया कि हम इंडिया में ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे हिंदू पाकिस्तान नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने क्या रीज़न दिया? मुस्लिम्स, बिसाइड मुस्लिम्स, इंडिया ऑल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स, क्रिश्चियंस एज वेल एज मैनी पारसीज एंड जैन्स। कि हमारी कंट्री में मुस्लिम्स के अलावा दूसरे भी, हिंदू के अलावा दूसरे भी जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसीज हो, जैन हो, अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द सेम राइट्स एज हिंदू। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें जो राइट्स हिंदू के हैं वही राइट्स दूसरे रिलीजन वालों के हैं, और सेम अपॉर्चुनिटी उन्होंने जॉब सेक्टर में रखी, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, कि सभी को इक्वली राइट दे दिए गए हैं। अब जो थर्ड फीचर था, मेन फीचर, वो है अ थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेजेस। मीन्स वो लोग जो काफ़ी पुअर हैं और जो शेड्यूल कास्ट से या फिर लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब एज अ स्लर एंड अ ब्लड ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया। तो जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी, जो हमारी कंट्री के नाम पे एक बहुत बुरी तरह से इम्पोज कर दी गई थी, हमारी कंट्री का नेम खराब कर रही थी, उसे तो सबसे पहले इन्होंने अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि हिंदू टेम्पल्स में जो पहले थे वो हायर क्लास के लिए ओपन रहते थे, सिर्फ वही जा सकते थे, एंड वर थ्रोन ओपन टू ऑल द इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स। और इससे बाद में क्या हुआ, जो जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था, जो दलित होते थे, लोअर कास्ट होते थे, उनको भी परमिशन दे दी गई। अब इसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहुत बड़ी डिबेट हुई, और उस डिबेट का मेन पॉइंट क्या था कि इन द लेजिस्लेचर एज वेल एज जॉब इन द गवर्नमेंट टू बी रिजर्व्ड फॉर द मेंबर ऑफ लोएस्ट कास्ट। कि लोएस्ट कास्ट के लिए अब गवर्नमेंट जॉब में कुछ सीट्स रिजर्व कर देनी चाहिए, ऐसे ही लेजिस्लेचर पोजीशन के लिए भी रिजर्व कर देनी चाहिए। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट अनटचेबल और एज दे वर now known Harijan candidate did not have good enough grade to get into the prestigious Indian administration services। अब उस टाइम किसी ने आर्गुमेंट दिया
कि जो अनटचेबल हैं, जिन्हें उस टाइम हरिजन के नाम से जाना जाता था, कि इनके पास तो प्रॉपर ग्रेड्स नहीं है और इनको हम इतनी जो प्रेस्टिजियस जॉब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इनमें नहीं दे सकते। तो अब इसी बात को अपोज करते हुए H.J. खंडेकर ने आर्ग्यूमेंट दिया कि ये अपर कास्ट ही हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि आज जो हरिजन है वो अनफिट हैं, और इसके लिए उन्होंने उनको क्लेम करते हुए कहा कि काफ़ी लंबे सालों से आप हमें सप्रेस करते हुए आ रहे हो, जिसकी वजह से ना तो आज हमारा माइंड काम कर रहा है, ना हमारी बॉडी काम कर रही है, और हम जो है वो काफ़ी दबे हुए हैं। तो इसी के साथ अलोंग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स, द आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब्स। तो अब जैसे शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए रिजर्वेशन कर दी गई थी गवर्नमेंट जॉब में और लेजिस्लेचर सीट्स में, तो ऐसे ही ट्राइबल्स के लिए कर दिया गया। इनके लिए करने का मेन रीज़न यही था कि ताकि इनके साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि उस टाइम में क्या हो रहा था, जो पावरफुल पीपल थे, जो आउटसाइडर थे, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लीन करके इनकी लैंड्स को इनसे ले लिया था। तो अब इन लोगों को भी ग्रो अप कराना था, इनको भी एम्पावर कराना था, तो इनको भी स्पेशल रिजर्वेशन दे दिया गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंट मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काफ़ी डिस्कशन हुआ इस बात को लेकर कि जो पावर है उनको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखें या स्टेट गवर्नमेंट के पास रखें। सम मेंबर्स थॉट दैट सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। तो जो कुछ मेंबर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि जो सेंटर का इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट वॉज आर्ग्यूड, वुड बी इन पोजिशन आई थिंक प्लान फॉर वेलबींग इन द कंट्री फॉर ए होल। उन्हें कुछ को लगता था कि जो सारी पावर है सेंटर के पास होनी चाहिए, वो ही कंट्री का अच्छा बुरा देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ मेंबर थे, जैसे कि जो मैसूर से थे, इन्होंने क्या दिया, अंडर द प्रेजेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्प्रिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कि आज भी जो डेमोक्रेटिक जो मेन सेंटर है वो दिल्ली में है, लेकिन दूसरी उसमें जो स्टेट है वहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो ऐसे ही जो मद्रास के जो मेंबर थे उन्होंने भी क्या दिया, उन्होंने भी यही रीज़न दिया कि जो पावर है वो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग दे देनी चाहिए, ताकि वो अपने एरिया में अच्छे से काम करें। द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस दीज कॉम्पिटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अब इतना सारा डिस्कशन हुआ, इसके बाद इन्होंने फाइनली 3 लिस्ट बनाई सब्जेक्ट्स की। यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल लेवल पे काम करेगी, इसमें किन किन को इंक्लूड किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट थे इनमें इंक्लूड किया गया एजुकेशन को और हेल्थ को। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस लिस्ट की वो आएगी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। और जो थर्ड लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट, मीन्स इसमें स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो थे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, इन विच सेंट्रल एंड स्टेट वुड हैव जॉइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज। और जो दूसरी डिबेट थी वो थी लैंग्वेज को लेकर। मैनी मेंबर बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड बिलीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स। अब कुछ को लग रहा था कि जो ब्रिटिश रूलर्स चले गए हैं तो अब इंडिया को भी हमने टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, इसको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। इट्स अ प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय हिंदी। अब उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि हिंदी को उसकी जगह ले लेनी चाहिए। एंड हाउ एवर दोज हु डिडंट स्पीक हिंदी और ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। लेकिन इसके अलावा जो लोग हिंदी नहीं बोल रहे थे उनका अपना ओपिनियन था। स्पीकिंग इन द असेंबली, असेंबली में बोलते हुए टी कृष्ण माचार्य कन्वेड, इन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया कि अगर आप हिंदी हमारे ऊपर थोप दोगे, साउथ जो इंडिया है वो इंडिया से अलग हो जाएगा। अ कॉम्प्रोमाइज वॉज फाइनली अराइव्ड एट, नेमली दैट वाइल हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। और लास्ट में जब पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करके फाइनली डिसाइड हुआ तो क्या डिसाइड हुआ कि जो हिंदी है वो तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी कंट्री की, और जो इंग्लिश है
उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, कोर्ट में यूज़ करेंगे, सर्विसेज में यूज़ की जाएगी, कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट। मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे इंडियंस थे, उन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तब जाकर के आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से। बट परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कैसे किया था? बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके वो चेयरमैन रहे थे, अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वॉज फाइनलाइज। उन्हीं के सुपरविजन से जो डॉक्यूमेंट थे ये फाइनलाइज हुए थे। इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी फाइनल स्पीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या पॉइंट आउट किया? उन्होंने बताया जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है हैड टू बी अकम्पनीड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। आप इसको इकोनॉमिकली और सोशल डेमोक्रेसी अकम्पनीड साथ साथ चला सकते हो। आपने लोगों को वोटिंग राइट दे दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी इनइक्वालिटीज़ है हमारी सोसाइटी में, रिच और पुअर को लेकर के, अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर के, ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। उनको क्लियरली पता था कि आगे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे दिया है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि सोसाइटी से इन चीज़ों को आप ख़त्म कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाउ वर द स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड। अब जो स्टेट्स थी ये कैसे बनी थी? इन 1920s इंडियन नेशनल कांग्रेस द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल की मेन पार्टी थी 1920s में, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इंडिपेंडेंस होने के बाद जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम प्रोविंसेस बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू ऑनर दिस प्रॉमिस। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्पाइट द विश एंड एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी, फ्रीडम हैव कम नॉट टू वन नेशन बट टू टू। अब तो पहले तो इंडिया डिवाइड हो चुका था रिलीजन के बेसिस पे, अब कोई नहीं चाहता था कि अब लैंग्वेज के बेसिस पे फिर से इंडिया में डिवीज़न हो जाए। अब डिवीज़न के बाद अगर होता भी है ऐसा तो बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा वो हमारी कंट्री के लिए। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। स्टार्टिंग में तो दोनों ने ही इसका अपोज किया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट नहीं करेंगे। आफ्टर द पार्टीशन नेहरू सेड डिस्ट्रप्शनिस्ट टेंडेंसी हैड कम टू द फोर टू चेक दैम, नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होना चाहिए, जो भी हमारे नेशन के अगेंस्ट आ रहे हैं हमें एक साथ होकर के उनका अपोज करना चाहिए। दैट द कांग्रेस लीडर वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस एंड क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। तो अब इससे क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस है, जो लीडर हैं उनके, वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, तो जो कन्नड़ स्पीकर, मलयालम स्पीकर, मराठी स्पीकर्स थे, दे ऑल हैड लुक फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट। वो सब चाहते थे कि हमें हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट मिले। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट हाउएवर केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अब क्या हुआ, और जो सबसे ज़्यादा डिसकंटेंस, जो डिससेटिस्फैक्शन था वो था मद्रास प्रोविंसेस में था। इन 1952 जब इलेक्शन हुए और वहाँ पे नेहरू जी गए तो उनके साथ क्या हुआ, उनको ब्लैक फ्लैग दिखाए गए और नारे लगाए गए, वी वांट आंध्रा। इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर वेटरनरी गांधीयन नेम्ड पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी एक डिमांड के लिए कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए हमारा तेलुगु स्पीकर्स के लिए। एज द फास्ट वेंट ऑन इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट। तो जैसे जैसे ये फास्ट चलता गया तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड में काफ़ी ज़्यादा पीपल इनके सपोर्ट में आते गए। हड़ताल एंड बांस वर ऑब्जर्व्ड इन मैनी टाउन्स। तो इस तरह से इनके सपोर्ट में वहाँ अलग अलग टाउन में लोगों ने हड़तालें कर दी, स्ट्राइक्स कर दी। ऑन 15 दिसंबर 1952 58 डेज इनटू द फास्ट पोट्टी श्रीरामुलु डाइड। और 58 डेज कंटिन्यू फास्ट रखने के बाद इनकी डेथ हो गई। एक न्यूज़पेपर में लिखा था द न्यूज़ ऑफ पासिंग अवे द श्रीरामुलु एनफ्यूज्ड द एंटायर आंध्रा इन द च्योज। तो इनकी डेथ से आंध्र प्रदेश में क्या आ गया था, एक बहुत बड़ा च्योज आ गया था जिसने पूरे आंध्र प्रदेश को
अस्त व्यस्त कर डाला था। तो अब ये जो अपोज हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, इतना वाइड स्प्रेड हुआ था, इतना इंटेंस हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्सफुली इनकी डिमांड को मानना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक नया स्टेट बनाना पड़ा। तो अब आंध्र प्रदेश बन गया। इसके बाद क्या हुआ, जितने भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ थी दूसरी, उन्होंने भी अपनी सेपरेट स्टेट डिमांड रख दी कि हमें भी लैंग्वेज के नाम पे अब स्टेट चाहिए। तो इसके लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट रखी थी 1956 में। और इन्होंने क्या किया, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स थी, प्रोविंशियल बाउंड्रीज की, उनको फिर से रीड्रॉ किया और फिर बाद में उन्होंने आसमीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर्स के लिए इन्होंने फिर से बाउंड्री रीडिज़ाइन की उनकी डिस्ट्रिक्ट के लिए और प्रोविंसेस एरिया के लिए। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज ऑल्सो टू बी ब्रोकन अप इंटू सेवरल स्टेट। और जो बहुत ज़्यादा लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे, उनको भी अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया। A little later in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into 2 separate states. अब उस टाइम बॉम्बे में 2 लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, मराठी और गुजराती, तो इनको भी 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। और 1966 में पंजाब को भी 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, पंजाब एंड हरियाणा। तो जो पंजाब थे वो मोस्टली पंजाबी बोलते थे और वहाँ पे कौन रहते थे, ज़्यादातर सिख रहते थे। ऐसे ही जो दूसरा पार्ट था हरियाणा, वो लोग क्या बोलते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल हरियाणवी बोलते थे और जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो हिंदी का था। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब कंट्री के सामने चैलेंज यही था, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कंट्री को अपलिफ्ट करना है, नेशन को इंडस्ट्रियल बेसिस पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो इसके लिए कंट्री क्या हुआ, इन 1950 में द गवर्नमेंट सेटअप ए प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट द सुटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया सुटेबल पॉलिसीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए। तो इसमें एग्रीमेंट में क्या हुआ, दे वर कॉल्ड द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, कि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करेंगे जिसमें स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का अपना इम्पोर्टेंट रोल होगा और दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। रोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब, what specifically these roles were to be, which industry should be initiated। अब जो मेन टारगेट यही था इनका कि इन्हें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट करनी है ताकि इकोनॉमिकली डेवलप किया जा सके कंट्री को। इसी के साथ 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट किया गया, जिसमें मेन फोकस क्या था कि जो हैवी स्टील इंडस्ट्री है इन पर फोकस किया जाएगा, जैसे स्टील हो गया, और जो डैम्स हैं, जो बिल्डिंग, इन पर फोकस किया। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ये जो थे ये स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे। एंड दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड द एफर्ट ऑफ द स्टेट रेगुलेशन इकोनॉमी वॉज टू गाइड द इकोनॉमिक पॉलिसी। अब जो स्टेट जो भी रेगुलेशन बनाएंगे उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए माना जाएगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में। अब जो भी पॉलिसीज़ बना रहे थे हमने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो कुछ लोग इनके सपोर्टर में थे, कुछ वोकल क्रिटिक्स थे, मींस कुछ इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, कुछ को लग रहा था कि जो एग्रीकल्चर को लेकर के आप कुछ गलत कर रहे हो, बिल्कुल सही नहीं है, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और कुछ को लग रहा था, दे आर्ग्यूड दैट इट हैड नेग्लेक्टेड द प्राइमरी एजुकेशन, को आप जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। एंड सच अदर बिलीवर्स दैट द एनवायरमेंटल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिकल पॉलिसीज़, और कुछ को क्या लग रहा था कि इसकी वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर जो क्या इफेक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, वो तो आपने ध्यान दिया ही नहीं। और ऐसे ही एक महात्मा गांधी की फॉलोवर थी मीराबेन, इन्होंने लिखा 1949 में कि जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये मशीनरी के आने की वजह से काफ़ी कुछ समय तक तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन बाद में इससे हमारे लिए क्या रहेगा, बिल्कुल डिसोलेशन, मतलब डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। जो नेचुरल है वो नेचर बैलेंस और डेवलप है, ये नहीं कर पाएंगे हम। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, द नेशन 60 ईयर्स ऑन, कि इंडिपेंडेंस से लेकर के
15 अगस्त 2007 तक बात करें तब हमारे देश को आज़ाद हुए 60 ईयर्स हो चुके थे। अब हमने हमारी कंट्री को एक नेशन के रूप में 60 ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं अपने। हाउ वेल हैज़ द कंट्री डन दिस टाइम। अब इस टाइम तक हमारी कंट्री की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी रही, एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ इट फुलफिल्ड द आइडियल सेट आउट इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन। और किस हद तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आइडियल्स दिए थे हमारी गवर्नमेंट ने उसको फुलफिल कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो स्टार्टिंग में देखते हैं हम दैट इंडिया इज़ स्टिल यूनाइटेड एंड दैट इट इज़ स्टिल डेमोक्रेटिक। जो हमारी कंट्री है अभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसी पर हम चल रहे हैं। एंड द अचीवमेंट दैट वी माइडली जस्टली बी प्राउड ऑफ। और जो हमने अचीव किया है अब तक हमें उस पर प्राउड भी है। Many foreigner observers had felt that India could not survive as a single country। और जो कुछ फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने स्टार्टिंग में क्या लगा उनको कि हमारी जो कंट्री है एक सिंगल कंट्री के रूप में कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। दैट इट वुड ब्रेक अप इनटू मेनी पार्ट्स। उन्हें लगता था कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पे डिफरेंट रीजन में लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो ग्रुप बने हुए हैं, लोगों का जो डिफरेंस भी काफ़ी है, रिच पुअर है, लोगों की थिंकिंग डिफरेंस है, कल्चर अलग है। तो इस वजह से एंड अदर बिलीवर्स दैट इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल, कि या तो फिर ये मिलिट्री रूल में आ जाएगा। एंड मैनी एज 13 एज वेल एज द 100 ऑफ द स्टेट्स लोकल इलेक्शंस देयर इज़ ए फ्री प्रेस एज वेल एज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके अलावा हमारी कंट्री में प्रेस को पूरी फ्रीडम है, वो अपने लेवल पे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। फाइनली द फैक्ट दैट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस और प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी। इसके बावजूद इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद, लैंग्वेज भी अलग अलग है लोगों के फेथ भी डिफरेंट है, फिर भी हमारी कंट्री क्या है, एक यूनाइटेड है कंट्री है, बिल्कुल यूनिट है हमारी कंट्री में। ऑन अदर हैंड डीप डिवीजन परसिस्ट। अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो कुछ ना कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अनटचेबल्स और एज देयर आर नाउ रेफर टू द दलित्स फेस वॉयलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के किसी ना किसी ग्रुप में जो अनटचेबल्स हैं, जिन्हें दलित कहते हैं, लोअर कास्ट कहते हैं, इन्हें वॉयलेंस फेस करना पड़ता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। मैनी पार्ट ऑफ द रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू द वाटर। और आज भी इंडिया के जो रूरल इंडिया में हम बात करते हैं तो वहाँ पे इन्हें बहुत सारे एरियाज़ में वाटर लेने की परमिशन नहीं होती, टेम्पल्स में जाने की परमिशन नहीं है, पार्क्स में अलाउड नहीं है, इवन पब्लिक प्लेसेस तक में इनको जाने की परमिशन नहीं है। एंड डिस्पाइट द सेक्युलर आइडियल्स enshrined in the constitution, there have clashes between the different religious groups in many states। इसके अलावा भी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं रिलीजियस, उनमें आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। Above all, as many observers have noted, the gulf between the rich and the poor has grown over the year। तो इन सब के बाद भी जितना नोटिस किया है ऑब्जर्वर्स ने, उन्होंने यही देखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में जो रिच और पुअर है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम ग्रुप ऑफ इंडियंस हैव बीन बेनिफिटेड ग्रेट डील फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो कुछ कंट्री के कुछ पार्ट में और जो कुछ ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। दे लिव इन लार्ज हाउसेस, बड़े हाउसेस में रहते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपेंड करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में सेंड करते हैं, फॉरेन में हॉलीडेज स्पेंड करते हैं। एट द सेम टाइम मैनी अदर कंटिन्यू। और कुछ उसी टाइम में जो कुछ लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनके लिए तो वो स्लम्स में रहते हैं और लिविंग इन रिमोट विलेजेस में रहते हैं। वहाँ पे उनके लिए जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं अपनी लाइफ की वो पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इक्वलिटी प्रोवाइड करा दी है कि लॉ के अकॉर्डिंग सभी इक्वल हैं, बट इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स। और लेकिन अगर रियल में हम बात करते हैं, दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करते हैं, तो हमारी कंट्री में जो इक्वलिटी है वो कुछ बेटर है। जज्ड एज द स्टैंडर्ड एज इट एट सेल्फ
at independence, the Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either. तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है आज़ादी के बाद से अब तक, तो हम फेल भी नहीं हुए हैं, हम कैसे ना कैसे करके धीरे धीरे ग्रो कर ही रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 10 हिस्ट्री में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे